हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष। मैं आप सबका इस ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए, अभी पढ़ रहे थे ज्योग्राफी का पढ़ रहे थे 5वां चैप्टर। तो 5वां चैप्टर में स्टार्ट किया था कल, उसमें पढ़ाया था मैं भूमि संसाधन और कृषि के बारे में। अभी भी मैं उसी को आगे फॉरवर्ड करूंगा। आज जो बेसिकली आपको पढ़ना है वो जानेंगे आप कृषि के प्रकार। मतलब भारत में देखेंगे कृषि ऋतु तो खरीफ, रबी, जायद, ये 3 प्रकार से विभाजन किया हुआ है, वो मैं बताऊंगा। भारत में कृषि किस तरह से की जा रही है, भारत में कृषि की समस्याएं क्या क्या होने वाली है, भारत में अगर देखेंगे मुख्य फसल चावल उत्पादन होता है तो किस तरह से चावल का उत्पादन किया जाता है, कितने क्षेत्र में बोया जाता है, किन किन राज्यों में बेसिकली बोया जाता है, ये सारी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा। जो आगामी वीडियोज़ आने वाले हैं उसमें आपको मैं बताता चलूँगा कि रबी फसल देखे होंगे, खरीफ फसल देखे होंगे। तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ, रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, ये तीनों का एक एक करके सारे प्रकार के बारे में मैं डिटेल से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक क्या है, भारत में कृषि भूमि का उपयोग। तो आपको पता होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो ऑब्वियस सी बात है कृषि भूमि का उपयोग भारत करेगा। कैसे होता है, देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है, क्लियर। तो भारत में क्या होता है, भूमि संसाधन का महत्व ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात अगर देखेंगे, प्राथमिक क्षेत्र में भूमि आधारित होता है। इसका मतलब जो भी प्राइमरी एक्टिविटीज़ आपको बताता चलूँ कि कृषि हुआ या पशुपालन या मुर्गी पालन या मधुमक्खी पालन या खनन या फिशरी मछली पालन, ये सारी चीज़ किस में आएंगे, प्राथमिक एक्टिविटीज़ में आते हैं। तो देखेंगे ये सारे के सारे क्या होता है, लैंड आधारित होता है, भूमि आधारित होता है। नेक्स्ट देखेंगे भूमिहीनता। कई लोगों के पास भूमि नहीं होता, अर्थात जमीन की कमी होती है। तो जितना ज़्यादा भूमि की कमी होगी उतना ज़्यादा गरीबी माना जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि भूमिहीनता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉवर्टी, गरीबी। जितना कम भूमि होगा लोगों के पास उतना ज़्यादा गरीबी होगा। समझ पा रहे हैं आप। नेक्स्ट बात बोलता है कि भूमि की गुणवत्ता। अगर आपकी ज़मीन की गुणवत्ता अर्थात उस ज़मीन की मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी होगी तो आपके उस ज़मीन की उत्पादन क्षमता भी अच्छी होगी। क्योंकि मैं कल भी आपको बोल रहा था कि हर मिट्टी में उत्पादन क्षमता एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग मिट्टी की उत्पादन क्षमता अलग अलग होती है, तो इसी से संबंधित है, ठीक है। अगली बात आप समझ सकते हैं इसी में, ग्रामीण क्षेत्र में भूमि की आर्थिक महत्व भी होता है और सामाजिक महत्व भी होता है। हालांकि ये बात अब शहरों के साथ भी सत्य है, बल्कि ज़्यादा सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि बंजर भूमि कम होती है, ठीक है, किंतु कृषि योग्य भूमि भी नहीं बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है कि जो बंजर भूमि होता था उसको देखेंगे धीरे धीरे तो कम किया जा रहा है नहरों की सहायता से। जैसे राजस्थान के क्षेत्र में आप देखेंगे बहुत बड़ा क्षेत्र में इंदिरा गांधी कैनाल है, तो इंदिरा गांधी कैनाल के आने से उस क्षेत्र में जो बंजर था, मतलब उत्पादन नहीं होता था, उस कैनाल की वजह से थोड़ा प्रोडक्शन बढ़ गया। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि बंजर भूमि तो कम हुआ किंतु कृषि योग्य भूमि भी नहीं बढ़ रहा है। रीजन पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ जाती है। ऐसे में जो ज़मीन का टुकड़ा खाली होता है वहाँ पे आवास योग्य भूमि बना ली जाती है। अगली बात देखेंगे कि प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी एक दूसरे के समानांतर है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर टेक्नोलॉजी बढ़ता चला जाएगा तो आप क्या सोचेंगे, प्रोडक्शन भी बढ़ता चला जाएगा। किंतु भारत के स्तर पर देखेंगे तकनीक का विकास उतना ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब प्रोडक्शन रेट उतना ज़्यादा नहीं है भारत में, ठीक है। अगली बात, भारत में भूमि कम है और श्रमिक ज़्यादा है। दोस्त आपको पता होगा कि ज़मीन का टुकड़ा धीरे धीरे कमता चला जा रहा है। ऐसे में क्या होगा, जब लैंड लोगों के पास कम है, ज़मीन कम है, तो बोला जाता है कि बेरोज़गारी डेफिनेटली बढ़ जाएगा और गरीबी भी बढ़ जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे आज समझाना चाहूँगा। मान लीजिए इतना बड़ा क्षेत्रफल है, ठीक, और अभी कोई एक परिवार है, एक बंदा है, उनका ये ज़मीन है, किंतु मान लीजिए इनके 2 और आ गए, मतलब इनके 2 बच्चे हुए, तो इस तरह से ये ज़मीन का टुकड़ा ऐसे डिवाइड हो गया। मान लीजिए इनके भी 2 और दोनों इनके 3 हो गए, ठीक, इस तरह से। समझ रहे हैं आप। तो अब क्या होगा, ये जो पार्ट है वो आप देख रहे होंगे इस तरह बढ़ जाएगा। हो सकता है इनका 6-7 हो जाए, तो इस तरह से देखेंगे ऐसे बढ़ जाएगा। तो क्या आप समझ रहे हैं कि ज़मीन का जो भारत में भूमि था वो बढ़ेगा या कमता चला जाएगा, कमता चला जाएगा ना। जो हिस्से में मिलेगा तो बोला जा रहा है वो कम हो जाएगा, और जैसे ही ज़मीन का टुकड़ा कम हो जाएगा इसका मतलब उस जगह पे वो एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। ऐसे में क्या होगा, श्रमिक तो हैं, बल्कि बच्चे अगर ज़्यादा हैं तो श्रमिक तो हैं, ज़मीन का टुकड़ा कम हो गया। तो वही बोल रहा हूँ मैं दोस्त कि भारत में भूमि कम हो जाएगा और श्रमिक बढ़ जाएगा। ऐसे में दोस्त बेरोज़गारी बढ़ जाएगी और गरीबी भी बढ़ जाएगी। क्या मैं आपको समझा पाया। नेक्स्ट चीज़ देखिए, और इसको ज़रूर याद रखिएगा आप, कृषि गहनता, ठीक है, ये शब्द पूछा जाता है आपसे। तो कृषि गहनता का एक छोटा सा फार्मूला है, सकल बोया गया क्षेत्र डिवाइडेड बाई निवल बोया गया क्षेत्र इंटू 100। सकल का मतलब ग्रॉस और नेट,
तो ग्रॉस डिवाइडेड बाई नेट इंटू 100 ऐसा कर लेंगे तो आप कृषि गहनता निकाल लेंगे। ठीक है, अगली टॉपिक देखिए, भारत में फसल ऋतुएं 3 प्रकार से विभाजित की गई है और आपको ये समझना बहुत ज़रूरी होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स कई बार निकल कर आते हैं और अगर आप मेंस का भी एग्जाम लिख रहे हैं तो भारत के स्तर पे आपको पता होगा एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक, तो आप समझिए भारत में फसल ऋतुएँ कितने बोल रहा हूँ मैं, 3 प्रकार का। तो आपको एक एक करके मैं बहुत आसानी से समझाता हूँ कि कौन कौन सी ऋतु होती है। पहली बात देखिए खरीफ, दूसरी बात रबी, तीसरी बात जायद। तो पहली बात समझिए खरीफ। खरीफ कब से शुरू होता है? जून से लेकर सितंबर के बीच में। क्या बोल रहा हूँ मैं? जून से सितंबर। क्या क्या उत्पादन होता है? चावल, कपास, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, आप ये सारी चीज़ें बोल सकते हैं। अगली बात देखिए उष्णकटिबंधीय फसलें होते हैं ये। इसका मतलब जैसे ही उष्णकटिबंधीय बोल रहा है इसका मतलब यहाँ पे तापमान क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, और जब ये लगाया जाता है तो ये ध्यान रखिएगा ये जून का महीना है। इसका मतलब जून के महीने में आप देखेंगे कि हमारे देश में साउथ वेस्ट मानसून आता है, आपको याद ही होगा इस तरह से। तो देखेंगे इस साइड से आना और इधर से धीरे धीरे पहली बरसात केरला में होती है जिसे आम्र वर्षा भी बोलते हैं और इस तरह से हमारे यहाँ पे मानसून आती है और मानसून आने के कारण बहुत ज़्यादा बारिश होती है और वर्षा होने के समय ही खरीफ फसल लगाया जाता है। इसका मतलब कि मैं कह सकता हूँ यहाँ की वर्षा की मात्रा अत्यधिक होगी अर्थात जल इन फसलों के लिए ज़्यादा चाहिए होगा। अगली बात और समझिए, रबी फसल कब लगता है? देखिए ये सितंबर तक लगा था, सितंबर के बाद क्या आता है? अक्टूबर। तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक जो चलेगा वो होगा रबी। ठीक है, जनरली आप देखेंगे होली के टाइम पे सब फसल कट रहा होता है उसी के आसपास। ऐसे ही याद भी रखिएगा, जैसे क्या होता है गेहूँ, जौ और चना और सरसों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सरसों, जरूर दिमाग में रखिए। अगली बात देखिए ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्रॉप्स होते हैं या फसल होते हैं या इसको उपोष्ण कटिबंधीय भी बोल सकते हैं, ये दोनों क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। तो ध्यान रहे उष्ण मतलब गर्मी वाला और ठंडी वाला देखे होंगे ना आप, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी भारत में क्या होता है? ठंड पड़ती है। तो ठंडी में ये होता है रबी फसल। ठीक है, जरूर आप इसको दिमाग में रखिए, इसी वजह से मैं ये शब्द लिखा हूँ शीतोष्ण। समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट देखिए जायद फसल की बात करता हूँ। तो मार्च तक ये हुआ, मार्च के बाद क्या आएगा? अप्रैल, अप्रैल से वापस जून तक जो चलेगा वो होगा जायद। और जायद बेसिकली देखेंगे जब गर्मी का सीजन का आगमन हो रहा होता है उस समय की ये फसल है। ठीक है, क्या क्या होता है? बेसिकली सब्जियां, फल, वनस्पति, खीरा, ककड़ी, वाटरमेलन, तरबूज, खरबूज, ये सारी चीज़ें आप बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आर्द्रता के आधार पर कृषि के प्रकार। तो आर्द्रता बोले तो ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी के आधार पर बांटा कैसे गया है? एक होगा सिंचित क्षेत्र, दूसरा होगा वर्षा पर निर्भर क्षेत्र। दोनों का दो टाइप है। तो दोनों को देखिए, एक को बोला जा रहा है रक्षित सिंचाई कृषि, दूसरे को बोला जा रहा है उत्पादक सिंचाई कृषि। इस साइड में अगर देखेंगे तो वर्षा पर निर्भर है, इसका मतलब क्या होगा? एक शुष्क कृषि जहाँ पे वर्षा की मात्रा कम होगी और दूसरा आर्द्र भूमि कृषि, इसका मतलब वहाँ पे वर्षा की मात्रा ज़्यादा होगा। तो आपको याद रखने के लिए एक बात संकेत कर दूँ, यहाँ ज़्यादा चाहिए और यहाँ क्योंकि नाम में लिखा है ना शुष्क मतलब सूखा हुआ, आर्द्र मतलब थोड़ा सा नमी चाहिए। इसको फिलहाल समझिए, फिर उधर चलते हैं। रक्षित सिंचाई कृषि बोला जा रहा है कि आर्द्रता में कमी से फसलों को बचाना होता है। मतलब अगर आर्द्रता बोले तो ह्यूमिडिटी की अगर कमी होने लगे, मतलब मात्रा पानी की कमने लग जाए, तो ऐसे में बोला जा रहा है कि फसल को बचाने के लिए बोल रहा है कि वर्षा के अतिरिक्त जल सिंचाई किया जाता है। जैसे आप सुने होंगे कुआं या ट्यूबवेल। ठीक है, साथ साथ आप देखते होंगे पाइप के द्वारा, जो अभी हाल फिलहाल सरकार की एक योजना यहाँ जोड़ दूँ, कुसुम योजना। आप सुने होंगे कुसुम योजना के बारे में कि सोलर सिस्टम दिया जा रहा है लोगों को, मतलब किसानों को, और वो किसान क्या करेंगे कि डीजल चलाने के बजाय उससे अपना सोलर पंप के थ्रू भौम जल से, मतलब भूमि के जल को निकासी करेंगे और उसे खेतों में पहुँचाएंगे। ठीक, तो दिमाग में रखिएगा अगर वर्षा जल नहीं मिल रहा है तो ऐसे में क्या करता है? जल सिंचाई करने के लिए जो यूज होता है, जनरली आप देखेंगे भारत के स्तर पे कुआं का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, अगली बात समझिए इस साइड में उत्पादक सिंचाई कृषि। ये क्या होता है उत्पादक सिंचाई कृषि? फसलों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराना। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा? उत्पादन आपका बढ़ जाएगा। चाहे फिर ये सोर्स आपका जल का कुछ भी रहे, इधर आप वर्षा का सोर्स ले लें या तो फिर आप जल से किसी भी तरह से सिंचाई करवाते। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक इसी में देखिएगा कि शुष्क भूमि जो भी आपको बता रहा था उसको समझिए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि शुष्क भूमि में वर्षा की मात्रा कितना होगा? 75 सेंटीमीटर से कम होगा।
समझ पा रहे हैं? अब आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि भारत का कौन कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा का क्षेत्र है। बेसिकली ये सारे टॉपिक 11th में, जब मैं 11th पढ़ा था तो आपको बताता चलता, लेकिन वेट कीजिए, कभी ना कभी ज़रूर आपको सारे टॉपिक बताऊंगा। नेक्स्ट देखिए इसमें कौन कौन सा क्रॉप्स आएंगे, मूंग आएगा, रागी, चारा फसलें आएंगे, ठीक। लेकिन आर्द्र भूमि कृषि में अगर आप देखेंगे तो इसमें कौन कौन सा फसल आता है और क्या होता है इसमें। तो आर्द्र का मतलब वर्षा की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए, यही बोल रहा है पहले लाइन में कि वर्षा ऋतु में होगा, अर्थात वर्षा का जल अत्यधिक होगा। तो देखेंगे यहाँ पे उत्पादन क्या होता है, चावल होता है, जूट का उत्पादन होता है और गन्ना का उत्पादन होता है, ठीक है। आपको एक बात और बताऊं, जब वर्षा जल बहुत ज़्यादा होता है तो देखेंगे बाढ़ की समस्या आता है, और जब पानी बल्क मात्रा में एक साइड फ्लो होता है तेज़ी से, उसकी जब गति अत्यधिक होती है तो सॉइल इरोजन होता है, अर्थात मृदा का अपरदन होता है, और वो अच्छी संकेत नहीं होती है। ऐसे में बोला जाता है कि मृदा की अपरदन से बचाव करने के लिए वृक्षों का संख्या अत्यधिक होना चाहिए, वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, प्लांटेशन किया जाना चाहिए, ठीक है। अगली बात देखिए, खाद्यान्न फसल दो तरह से विभाजित किए गए हैं, ठीक है, तो इसको भी आप समझिए। खाद्यान्न फसल को भारत के स्तर पे बोला गया है, एक को अनाज और दूसरा को बोला गया है सिंपल दाल। तो दाल बोले तो दलहनी प्लांट जैसे चना देखते होंगे, मटर देखते होंगे और अलग अलग क्रॉप्स होते हैं। देखिए भारत में 2/3 मतलब लगभग 66% की बात कर रहा हूँ, 2/3 भाग में खाद्यान्न फसलें उगाई जाती है, और जीवन निर्वाह कृषि तथा व्यापारिक कृषि दोनों किया जाता है। जीवन निर्वाह कृषि क्या होता है और व्यापारिक कृषि क्या होता है, दोनों को मैं आपको बताता हूँ। जीवन निर्वाह कृषि करने का सीधा सीधा तात्पर्य है कि अपनी और अपने परिवार का पालन पोषण कर लेना। हमें अधिशेष नहीं करना होता है, बचाना नहीं होता है, बेचना नहीं होता है। किंतु व्यापारिक कृषि में बिल्कुल उल्टा है, खाने पीने के अलावा आपको अधिशेष होना चाहिए ताकि आप उसे बेच सकें। बेसिकली बेचने के मकसद से ही व्यापारिक कृषि की जाती है। तो फिर आपको एक बात बताऊं, जो पहला पार्ट है ज्योग्राफी का, जरूर दोनों को कोरिलेट करके देखते जाएं, उससे क्या होगा, आपकी समझ ज़्यादा विकसित होगी, ठीक। तो अब देखिए अनाज के बारे में थोड़ा बता दूं। अनाज भारत में कुल बोए गए क्षेत्र का 54% में उपजाया जाता है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा है, ठीक है। दूसरी बात देखिए, उत्पादन यूएसए में ज़्यादा होता है, उसके बाद चाइना में, उसके बाद भारत में, इसका मतलब भारत तीसरे स्तर पे है। जबकि 54% क्षेत्र में एग्रीकल्चर में देखेंगे तो अनाज की कृषि की जा रही है। क्या दिक्कत है, तो दिक्कत यह है कि तकनीक का विकास नहीं हुआ है, यहाँ पे तकनीक का अभाव है, टेक्नोलॉजी की कमी है। समझ पा रहे हैं मेरी बात। नेक्स्ट देखिए टाइप क्या होता है, एक होता है उत्तम अनाज, एक होता है मोटे अनाज। तो उत्तम अनाज में चावल और गेहूं को लिया गया है। अगर मोटे अनाज की बात करूं तो ज्वार, बाजरा, मक्का, राई, ये सारी चीज़ों को शामिल किया गया है। अब एक एक करके देखिए, बहुत सारे आपको क्रॉप्स पढ़ने पड़ेंगे। क्रॉप्स कैसे पढ़ना होगा, मैं आपको एक बार एक छोटा सा डेमो के तौर पर बताता हूँ। जैसे हो सकता है कोई बोल दे कि दाल के बारे में बताइए, या कोई एक पार्टिकुलर चना ले ले। दाल में भी अलग अलग टाइप होंगे ना, सोयाबीन हो सकता है, चना हो सकता है, बैतल हो सकता है, आप देखेंगे मटर हो सकता है, अलग अलग टाइप का दालें आते हैं, अरहर हो सकता है। तो आपको एक बात अब बताता हूँ, अगर कोई भी फसल है उसके बारे में आपको लिखना है तो सबसे पहले उस फसल का प्रकार समझिए कि रबी है, खरीफ है या जायद है। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मान लीजिए ये खरीफ फसल है, तो खरीफ फसल के लिए आपकी विशेषताएं पता होना चाहिए कि किस तरह की विशेषता होता है खरीफ फसल का। तो आपका अगला लाइन आना चाहिए कि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। दूसरी लाइन आना चाहिए कि ये इसके लिए तापमान ज़्यादा होता है। तीसरी लाइन आना चाहिए इसके लिए पानी की मात्रा ज़्यादा होता है। चौथी लाइन आना चाहिए कि भारत में किस क्षेत्र में होता है। पांचवी बात आना चाहिए कि भारत में प्रोडक्शन कितना ज़्यादा होता है। छठी लाइन आनी चाहिए विश्व स्तर पर कितना होता है। सातवीं लाइन आना चाहिए भारत की कोई स्कीम है, अगर है तो जरूर कोट कीजिए। आठवीं होनी चाहिए, अगर मैप दिमाग है लगा सकते हो, जरूर बना के बताइए। उसी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए सबसे पहले बोला जा रहा है चावल के बारे में क्या क्या चीज़ें इन्फॉर्मेशन है आपके सामने। भारत में बोला जा रहा है 25% क्षेत्र में अकेले चावल बोया जाता है, क्योंकि भारत की मुख्य भोजन है और ये अपनी जनसंख्या को बढ़ाने में बिल्कुल जिम्मेदार है, ठीक है। दूसरी बात देखिएगा खरीफ फसल। खरीफ फसल क्या होता है, यहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा चाहिए होता है। क्यों, अभी आपको बताया ना खरीफ फसल है तो कैसा है, उष्णकटिबंधीय है। और उष्णकटिबंधीय कब होता है, अब खरीफ फसल के बारे में अभी आप मेरे से पढ़े कि जून से सितंबर तक। तो मेरे भाई जून से सितंबर भारत में क्या होता है, वर्षा होता है बहुत ज़्यादा, अर्थात पानी की मात्रा ज़्यादा चाहिए होगा। नेक्स्ट बात समझिए, 3000 किस्में हैं चावल की। अलग अलग जलवायु में चावल का प्रोडक्शन होता रहता है, ठीक है, इसीलिए मैं लिख भी दिया ये बात।
नेक्स्ट देखिए, भारत विश्व का 21% चावल अकेले उत्पादन करता है। हालांकि ये पुरानी डेटा है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, नई डाटा के अनुसार देखेंगे तो ज़्यादा है, ठीक है, 23 के आसपास। नेक्स्ट देखिए, चावल उत्पादन में भारत सेकंड पोजीशन रखता है। इसका मतलब पहला कौन है? चाइना। समझ पा रहे हैं? दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश अगर कोई पूछे तो आप बताएंगे भारत है, ठीक। नेक्स्ट बात समझिए, बीज, सिंचाई, खाद, उर्वरक, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है चावल का प्रोडक्शन। अगर बीज की गुणवत्ता बढ़िया होगा, उत्पादन बढ़िया होगा। अगर सिंचाई प्रॉपर तरीके से आपने करा, उत्पादन बढ़िया होगा। अगर आपने खाद्यान्न और उर्वरक का इस्तेमाल सही समय पे सही मात्रा में किया, उत्पादन ज़्यादा होगा। और अगर सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भरता कई बार होता है, भारत में देखते होंगे वर्षा की अनियमितता ठीक ठाक होने लगी है। ऐसे में जलवायु परिवर्तन के कारण हमारे क्रॉप्स पे बुरा प्रभाव पड़ता है। आप ये भी जानते होंगे अल नीनो और ला नीना का इफेक्ट। फिलहाल मैं बस नाम लेना चाहूँगा क्योंकि वो डालूंगा उसका कॉन्सेप्ट तो अभी आप कंफ्यूज करेंगे। मैं बताऊँगा तब मैं आपको यहाँ पे ऐड करूँगा उस चीज़ को। एक बात आप समझिए, जब मैं बात कर रहा था चावल की तो एक और लाइन में लेकर आता हूँ कि भारत में चावल कहाँ कहाँ होता है। देखिए, भारत में अगर चावल की स्थिति देखेंगे दो तरह से, एक देखिए डार्क ग्रीन दिख रहा होगा, एक लाइट ग्रीन दिख रहा होगा। मतलब थोड़ा डिस्टेंस पे मैंने स्पेस ऐसे ले लेके किया है इस तरह से, ठीक है, और एक ऐसा होगा। समझ पा रहे हैं दोनों में अंतर? तो जो डार्क किया हुआ है इसका मतलब यहाँ पे चावल का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, और जो लाइट किया हुआ है वहाँ पे चावल का प्रोडक्शन होता है किंतु कम होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जहाँ पे ये ब्लैंक व्हाइट दिख रहा होगा वहाँ पे चावल का उत्पादन नहीं होता। क्लियर है ये बात? तो जब भी ऐसा है तो मैप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप सोचोगे कि कहाँ कहाँ ज़्यादा होगा। ये देखिए, बंगाल का क्षेत्र देख पा रहे हैं, उड़ीसा का क्षेत्र देख पा रहे हैं, आंध्रा का क्षेत्र देख पा रहे हैं, नीचे तमिलनाडु का क्षेत्र देख पा रहे हैं, केरला का क्षेत्र देख पा रहे हैं। इस साइड आइएगा तो थोड़ा बहुत बिहार का क्षेत्र देखेंगे और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र देखेंगे। इस साइड में आइएगा तो कुछ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का क्षेत्र मिलेगा। यहाँ आइएगा तो तेलंगाना का क्षेत्र मिलेगा। बाकी इधर तटीय राज्यों में इस पट्टी में होता है, पश्चिमी घाट के पूर्वी साइड में, ठीक है। थोड़ा बहुत देखेंगे पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में भी चावल का उत्पादन होता है। क्या मैं इतनी आसानी से आपको समझा पाया? शायद ये आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर जब भी आए तो एक मोटा मोटी तरीका होना चाहिए। एक बात और, नॉर्थ ईस्ट के राज्य में अगर देखेंगे तो ये क्षेत्र में होता है, इस बेल्ट में। और ये बेल्ट किसका है? असम, ठीक है, असम नहीं, असम, ठीक है। तो असम का क्षेत्र में देखेंगे है। इस तरह से ये टॉपिक मैं अपनी तरफ से फिलहाल चैप्टर नंबर 5 का पार्ट बी समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में और भी जो पार्ट बचे हुए हैं वो आपको मिल जाएगा, और जो भी पार्ट और आएंगे वो अभी आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में मिल जाएंगे। एक बात और बताता चलूँ, अगर आपको पसंद आ रहे हैं और अगर कोई सुझाव देना चाहते हो तो ज़रूर दीजिए। आपका सुझाव हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मैं हमेशा आपके सुझाव को इम्प्लीमेंट ज़रूर करता हूँ। तो कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कतें आ रही हो, ज़रूर बताएं, और दोस्तों को प्लीज़ शेयर करते रहें। इससे क्या होगा, अधिकतम लोगों को बेनिफिट मिलेगा। अधिकतम लोगों को इस चीज़ का बेनिफिट अगर मिलता है तो मैं समझता हूँ कि हमारी मेहनत या फिर हमारी टीम की मेहनत या आपकी मेहनत सफल हो रही है, ठीक है। तो ज़रूर ऐसा करें, ज़रूर लोगों को फॉरवर्ड करते रहें, शेयर करते रहें। धन्यवाद।